सो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में आपने जस्टिस वर्मा के केस के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, जिसकी वजह से जुडिशियरी पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं। चलिए पहले इस केस को थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह केस जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ है, जो कि 1992 में लॉ यूनिवर्सिटी रीवा से ग्रेजुएट होते हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आफ्टर सीजे यानी कि चीफ जस्टिस के बाद सेकंड सीनियर मोस्ट जज का पोजीशन रखते हैं। अब कुछ 15 दिन पहले हुआ यूं कि जस्टिस वर्मा के घर अचानक से आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड को कुछ पैसे जो कि जले हुए थे, यानी कि जली हुई नोट करेंसी मिलती है, जिसके बाद बहुत सारी जो पैसे हैं वो बरामद किए जाते हैं। आगे जांच होने पे पता चलता है कि कुछ 14-15 करोड़ रुपए के आसपास मिले हैं। अब अचानक से जो जस्टिस वर्मा का केस है वो रातों रात हाईलाइट हो जाता है, जो कि जुडिशियरी के ऊपर भी ओवरऑल एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। स्व मोटो के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस को खुद ही ले लेता है और इस पे जांच बिठा दी जाती है। उसके कुछ टाइम बाद एज अ पनिशमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि इस केस में अभी जांच चल ही रही है और सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बयान के साथ सामने आता है कि उन्होंने जो रेगुलर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स हैं उसके तहत इनको वापस से हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया है। और जब दिल्ली चीफ जस्टिस का फैसला आएगा उसके बाद ही तय होगा कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं या निर्दोष। खैर, ये तो था पूरा मामला, लेकिन इस केस ने पूरे ही जुडिशियरी पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। क्वेश्चन मार्क्स अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर, उनके करप्शन केसेस को किस तरीके से डील किया जाता है, इसको लेकर और भी बहुत सारे सवालों के दायरे में कोर्ट्स आ गए। तो इसी केस को मद्देनजर रखते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, उनके अपॉइंटमेंट में कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, कितनी रिलायबिलिटी होती है, कॉलेजियम सिस्टम जिसके थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाता है आखिर वह होता क्या है, और अगर इस तरीके के और भी करप्शन केसेस सामने आते हैं या फिर हम अगर देखें इतिहास में तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जजेस के खिलाफ चार्जेस लगते हैं, तो हम जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू जजेस को हटाया जा सकता है। फ्यूचर में ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम जुडिशियरी के अंदर और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को ला सकते हैं ताकि न्याय और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। चलिए सबसे पहले ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। तो हमारे कंट्री में जितने भी जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर हम देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, तो उसमें सीनियरिटी को देखा जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है और फिर उन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अदर जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो 1982 में जब फर्स्ट जजेस केस आया था तब यह प्रोविज़न था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे। लेकिन वो कंसल्टेशन केवल व्यूज़ ऑफ एक्सचेंज था, यानी कि उसका कोई कंपल्शन नहीं था प्रेसिडेंट के ऊपर। हम देखते हैं कि 1993 में जब सेकंड जजेस केस आया तो यहाँ पर कोर्ट ने अपने ही जो वर्डिक्ट है उसको रिवर्स किया और इस चीज़ को कहा कि जो कंसल्टेशन है उसे कंकरेंस माना जाएगा, यानी कि जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग होगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं किसी जज का अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए प्रेसिडेंट बाध्य होंगे, उन्हें इनकी एडवाइस जो है वो माननी ही पड़ेगी। लेकिन इस मैटर में भी ये कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपनी एडवाइस अकेले नहीं दे सकते, यानी कि उन्हें 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ डिस्कशन करने के बाद ही अपनी एडवाइस प्रेसिडेंट को देनी है।
उसके बाद हम 1998 में थर्ड जजेस केस सुनते हैं, जिसमें ये जो छोटा सा कोलेजियम था जिसमें केवल 3 जजेस थे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस कोलेजियम को एक्सपैंड किया गया, जिसमें कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस को और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया। इसके बाद ईयर 2014 में हम देखते हैं जो लेजिस्लेचर है वो एक नए एक्ट को लेकर आती है, जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, जिसका उद्देश्य था जजेस को अपॉइंट करना। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जुडिशियरी को लेजिस्लेचर की तरफ से इंटरफेरेंस दिखने लगता है। जजेस को लगता है कि सरकार जजेस के अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को कोलेजियम सिस्टम के साथ रिप्लेस किया जाता है और कहा जाता है कि अब से NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू ही जजेस के अपॉइंटमेंट होंगे। जिसके बाद ईयर 2015 में सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही खारिज कर देता है, यानी कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दोनों को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और वापस से कोलेजियम सिस्टम को ऑपरेशन में लाया जाता है। जिसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि ये जो NJAC सिस्टम है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। हम देखते हैं कि आर्टिकल 222 के क्लॉज 1 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसके पीछे मंशा यह जताई जाती है कि इससे और ज़्यादा जस्टिस जो है वो इम्प्रूव होगा और साथ ही ये सब चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट में होंगी। पर क्योंकि जस्टिस वर्मा के केस में तो कुछ और ही लग रहा है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों का जो भरोसा है न्यायपालिका से वो थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। हालांकि पिछले दिनों में भी बहुत बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पे जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन जस्टिस वर्मा का केस थोड़ा अलग है। जो ट्रांसफ़र्स होते हैं इनके मैटर में कुछ इस तरीके से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो फैसला लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही वहाँ के जजेस को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि वो अकेले इस तरीके के फैसले नहीं ले सकते। अब जब से जस्टिस वर्मा का केस सामने आया है पब्लिक की तरफ से तरह तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर कॉमनर्स, सभी चाहते हैं कि जुडिशियरी में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए जिसकी वजह से वापस से वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो स्टेबल हो और लोगों को न्याय जो है वो अच्छे से मिल पाए। इन्हीं विवादों के चलते कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका मानना है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जो कि 2015 में कभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था, यह कहते हुए कि ये जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस में एक इंटरफेरेंस है, उसे वापस लाना चाहिए। जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद 2 सीनियर चीफ जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, 2 ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो लॉ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा के अंदर, ये सभी लोग शामिल हों और ये सभी लोग जजेस के अपॉइंटमेंट को सुनिश्चित करें। कुछ अदर सजेशंस में हम देखते हैं कि एक ऐसा जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनना चाहिए जिसमें कि रिटायर्ड जजेस और दूसरे ऐसे एमिनेंट पब्लिक फिगर होने चाहिए जो लॉ के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। एक ऐसा कमीशन जिसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी इस तरीके का इंक्लूड ना हो जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो। इस कमीशन के अंदर केवल रिटायर्ड जजेस और लॉ के अच्छे जानकार होने चाहिए ताकि वो बिना किसी के साथ पार्शियलिटी करे अपना जो डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंट रखें और यह जजेस की अपॉइंटमेंट में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा। हालांकि जो जस्टिस वर्मा का केस है वो एक्चुअली अपॉइंटमेंट से उतना ज़्यादा रिलेटेड ना होकर करप्शन स्कैंडल से रिलेटेड है, बट अपॉइंटमेंट्स के बारे में हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ही ट्रांसपेरेंसी होगी और अच्छे जजेस को नियुक्त किया जाएगा जो कि करप्शन फ्री होंगे तो आगे वो जिस तरीके का न्याय देंगे उससे भी हम जुडिशियरी की अकाउंटेबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को डिसाइड कर सकते हैं। पर क्योंकि इनका जो केस है वो करप्शन स्कैंडल से रिलेटेड है
तो हमें चाहिए कि एक इस तरीके का कंप्लेंट कमीशन बनाया जाए जो कि जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स को रिसीव करे और उस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्यवाही करे, जिसमें एटलीस्ट कम से कम 5 तो सदस्य हों, मैन वीमेन सब लोग इंक्लूडेड हों, और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को भी मेंटेन रख सके। क्योंकि जहाँ तक सवाल है जजेस के इम्पीचमेंट का, वो एक काफ़ी टफ प्रोसेस हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट भी करना है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 100 पार्लियामेंटेरियंस के सिग्नेचर्स की नीड होती है, और उसके बाद भी ये जो प्रोसेस है आगे का वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें उस बिल को दोनों ही हाउसेस से पास होना होता है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग ही वहाँ बैठते हैं, तो हो सकता है कि उनके इम्पीचमेंट को भी पॉलिटिसाइज्ड कर दिया जाए। इस वजह से हमें ज़रूरत है कि एक ऐसे कमीशन को बनाया जाए जो इस तरीके के केसेस को देखे जो जजेस के खिलाफ होते हैं, और एक बहुत ही न्यायप्रिय कार्यवाही करे, ताकि जनता का जो खोया हुआ भरोसा है जुडिशरी में वो वापस से आ सके। एक सजेशन यह भी हो सकती है कि जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट जुडिशियरी है उनके लिए भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए। जिस प्रकार हमारे कंट्री में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि इंडिया में हाईएस्ट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, ताकि कंट्री के अंदर हाईएस्ट जॉब में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी हो। इसी तरीके से हमें चाहिए कि जुडिशियरी के अंदर भी इस तरीके के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों। जैसे आज देश के पास IAS, IPS, IFS जैसी सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही ऑल इंडिया सर्विस जुडिशियल एग्ज़ाम्स भी होने चाहिए जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव हो, और जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को रखा जाए, ताकि इसको सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी जजेस अपॉइंट हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय हैं। इन एग्ज़ाम्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जुडिशियरी में जाने का मौका मिलेगा जिनके बैकग्राउंड में कभी भी, यानी कि जिनके पेरेंट्स कभी जुडिशियरी में नहीं रहे हैं, ना ही वो ऐसे फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं जहाँ पे किसी ने जुडिशियरी में सर्विस की है। तो इससे नए नए लोगों को जुडिशियरी में सर्विस करने का मौका मिलेगा, उनकी भी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को एग्जामिन किया जाएगा। हालांकि पहले भी इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो चुके हैं कि इस तरीके की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाने चाहिए या नहीं, एंड दिस इज़ द हाई टाइम जब हमें इसके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस करना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड सिस्टम को लेकर आना चाहिए जिसके थ्रू जुडिशियरी के अंदर अपॉइंटमेंट्स हों। स्टेट लेवल्स पर तो हमेशा ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, लेकिन इस तरीके के एग्ज़ाम नेशनल लेवल्स पर भी होने चाहिए ताकि हायर जुडिशियरी सर्विस में भी लोगों को अपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि कॉलेजियम पर और जुडिशियरी पर हमेशा से ही यह इल्ज़ाम लगते आए हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म होता है। जजेस की फैमिली में बहुत सारे ऐसे सीनियर जजेस होते हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स भी कभी जजेस रह चुके होते हैं या उनके फैमिली में कोई अदर मेंबर भी जज रह चुका होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है जुडिशियरी में काफ़ी आगे तक जाने का। तो इस तरीके की जो सवालों के घेरे में आज जुडिशियरी है उसे इनसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सोचना चाहिए कि इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाए नेशनल लेवल्स पर भी, जो कि एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस हो और जिसके जो भी परिणाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ पब्लिक डोमेन में रखे जाएं। क्योंकि पिछले दिनों अभी एक रिटायर्ड जस्टिस SN ढींगरा का भी बयान आया है कि जुडिशियरी में करप्शन अब एक आम बात हो चुकी है, जिसके लिए हमें चाहिए कि वापस से जुडिशियरी को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ताकि वापस से जनता का जो भरोसा है न्यायपालिका पर वो आ सके। तो ये तो थे हमारे कुछ सजेशंस जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने जो भी सजेशंस हैं या जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड आपके जो भी तर्क वितर्क हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।